They've been invaded by a foreign. Germany must do. It's really time to... If there They seem to do is write a really strongly worded letter. This is not an indictment of Israel. It's an indictment of you. पिछले कुछ दिनों में सेशनल शिफ्ट तय है। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे जैसे मुल्कों ने फाइनली फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने एक बड़ा बॉम्बशेल ड्रॉप किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक बड़ा स्टेप लिया है। ये क्यों हो रहा है? क्या इससे इसराइल पर कोई असली प्रेशर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है या फिर प्रैक्टिकल चेंज ला सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। इस रिकॉग्निशन की असल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसराइल इसका स्ट्रेटेजी क्या बना रहा है और क्या नेतन्याहू का सुपर स्पार्टा इस प्लान में काम आएगा या नहीं? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले नंबर समझते हैं। अब तक यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स है और इन 193 कंट्रीज में से 146 कंट्री ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, जिसका मतलब है कि दुनिया के 70% से ज़्यादा देशों ने फ़लस्तीन के स्टेट को मान लिया है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां अमेरिका अपनी वीटो पावर यूज़ करता है और फ़लस्तीन को फुल मेंबर बनने से रोक देता है। अब आती है असली बात। पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ वो हिस्टोरिकल है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो कोई रैंडम देश नहीं है। ये वो कंट्रीज है जो हिस्टोरिकली अमेरिका और इसराइल के स्ट्रॉन्ग एलाइज रहे हैं, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह। अब खुद सोचो, यूके जो कि अमेरिका का सबसे खास दोस्त है, वही यूके अब अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ जाकर फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक अर्थ क्यों है। ये इस बात का सिग्नल है कि इसराइल दुनिया भर में रैपिडली आइसोलेट हो रहा है और अपने पुराने सपोर्टर्स को भी खो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये तो सिर्फ डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है, ग्राउंड पे क्या बदलेगा? बिल्कुल सही सवाल है। ग्राउंड पर अभी कोई तब्दीली नहीं होगी, यहाँ तक कि गाजा की सिचुएशन भी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन इसका असर हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट, नैरेटिव की लड़ाई। इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल की फाइट नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड ओपिनियन की भी लड़ाई है, जहां पर इसराइल का नैरेटिव इस वक्त डोमिनेट कर रहा था। लेकिन फिर गाजा की हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई, जिसके बाद लोगों ने अपना नैरेटिव बदला और फ़लस्तीन को सपोर्ट करना शुरू किया। ये जो आज आप रिकॉग्निशन देख रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है। और दूसरी तरफ इसराइल अपना पब्लिक रिलेशनशिप भी खा रहा है। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल होप। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह साफ बोला है कि वो फ़लस्तीनियों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं, ताकि वो हमास जैसे ग्रुपों से खुद को डिस्कनेक्ट करे और उनके ऊपर जो जेनोसाइड हो रहा है वो कम हो सके। लेकिन ये गेम प्लान जो है ये लॉन्ग टर्म में असर करेगा, अभी इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, फ्यूचर का प्रेशर। आज नहीं तो कल अगर इसराइल पीस टॉक्स में आने से मना करे तो ये 146 कंट्री जो फ़लस्तीन के पीछे खड़े हैं, ये फ्यूचर पीस टॉक्स में फ़लस्तीन के लिए एक बार्गेनिंग पूल बन सकते हैं, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसराइल ने इसका क्या जवाब निकाला है? इसराइल ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इस जाली कंट्री ने ये बोला है कि ये स्टेप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसको रिवार्ड देते हैं। और फिर नेतन्याहू ने अपना एक नया मंत्र शुरू किया, जिसको कहते हैं सुपर स्पार्टा स्ट्रेटजी। नेतन्याहू का कहना है कि अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो भी जाती है तो हम अकेले लड़ सकते हैं, हम खुद पर निर्भर करते हैं। असल में नेतन्याहू अपने जाली मुल्क की पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि उन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, डिप्लोमेटिकली उनको बॉयकॉट किया जा सकता है, लेकिन हम फिर भी गजा में अपने मिशन को पूरा करेंगे और ग्रेटर इसराइल के जो विजन है हमारा, उसको भी कंप्लीट करके छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या यह स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल है? इसराइल की इकोनॉमी एडवांस जरूर है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट नहीं है। वेस्टर्न सपोर्ट के बिना इसराइल के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसराइल के अंदर उसके अपने एक्सपर्ट भी आइसोलेशन के स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है टैक्टिकल विंस और एक होता है स्ट्रेटेजिक लॉस। इसराइल की आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने गजा में डैमेज किया है, हमास को नुकसान पहुंचाया है, टैक्टिकल विंस हुई है उसकी, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर वो हारे हैं। स्ट्रेटेजिक लॉस का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डैमेज। डिप्लोमेटिक लॉस, पूरी दुनिया में आइसोलेट होना शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक लॉस, ट्रेड बंद होने का डर, पूरी दुनिया तकरीबन अब इसराइल से ट्रेड करना बंद कर रही है। और पॉलिटिकल लॉस, अब्राहम अकॉर्ड जैसे डील्स का फ्यूचर खतरे में पड़ना और सऊदी अरब जैसे मुल्क का इस डील से हेसिटेट करना, ये सबसे बड़ा लॉस है इसराइल के लिए। नेतन्याहू टैक्टिकल बैटल जीत रहा है लेकिन स्ट्रेटेजिक बैटल्स हार रहा है, और हिस्ट्री बताती है कि स्ट्रेटेजिक वार हारने वाले कंट्रीज का लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा नहीं होता। हमारी आज की वीडियो में 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर वेस्टर्न कंट्रीज का फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करना, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है जो कि ये दिखाता है कि इसराइल का ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस क्रैक हो रहा है। और दूसरा स्टेप प्रैक्टिकल से ज्यादा सिंबॉलिक और लॉन्ग टर्म है।
जो कि फ़लस्तीन को फ्यूचर में नेगोशिएशन करने में एक पावरफुल पोजीशन देगा। और तीसरे नंबर पे हमने बात की है इसराइल के स्पार्टा स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि उनके डिप्रेशन को दिखाता है। ये स्ट्रेटजी रिस्की है और अपने ही मुल्क में क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये डिप्लोमेटिक प्रेशर इसराइल को गाजा में सीज फायर करने के लिए मजबूर करेगा, या फिर नेतन्याहू इसी तरह बेढंगी के साथ अपने रास्ते पर चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो? हमें कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।